हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दी स्टडी वंडर्स हब। और आज हम करने वाले हैं क्लास 9 का चैप्टर नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर। तो अब मैंने इतना कवर करा दिया था पार्ट 1 और पार्ट 2 में। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ जाके ज़रूर देख सकते हैं। हमें यहाँ से करना है। अब जो वीमार रिपब्लिक थी वो पहले से ही बहुत कमज़ोर थी। जब से वो आई थी तब से ही लोग उसे गंदा गंदा समझते थे। वो मानते थे कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई थी वो उसी की वजह से हुई थी। जो वर्सलीज में ट्रीटी में उनसे सब कुछ खोया था वो सब भी वीमार रिपब्लिक की वजह से खोया था। तो फिर किसी को भी पसंद नहीं थी। और ऐसे में एक आदमी डिक्टेटरशिप डिक्टेटरशिप को एस्टेब्लिश करना नामुमकिन सा था। तो एक और डिफेक्ट था वीमार रिपब्लिक में, वो था आर्टिकल 48, जिसके अंडर जो प्रेसिडेंट था उसके अंदर उसके पास पावर्स थी कि वो इमरजेंसी इम्पोज कर सकता है लोगों पे। और उनके जो राइट्स हैं जैसे कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सेट्रा वो सस्पेंड कर सकता था। और इसी की वजह से जो वीमार रिपब्लिक थी इसी आर्टिकल 48 को यूज़ करके जो 20 कैबिनेट थे वो चेंज हुए 239 डेज़ में और अब जब पीपल्स साउंड का भी कॉन्फिडेंस कम हो रहा था पार्लियामेंट से। अब नेक्स्ट है हिटलर राइज टू पावर। तो अभी ये क्राइसिस हो रहे थे इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और सोसाइटी में। ये इन सब का बैकग्राउंड हिटलर की पावर से जुड़ा हुआ है। तो हिटलर बॉर्न हुआ था 1889 में ऑस्ट्रिया में, और उसने अपना बचपन एक गरीबी में बिताया था। वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब हुई थी तो उसने अपने आप को आर्मी में इनरोल कर लिया था। और वो एक मैसेंजर का काम करता था, मैसेजेस इधर से उधर पहुंचाता था। और उसे उसकी बहादुरी के लिए कई सारे मेडल्स भी मिल चुके हैं। तो फिर वो बहुत डर गया था कि जब उसे पता लगा कि जर्मनी जो है वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हार गई है। और जो वर्सलीज में ट्रीटी हुई थी जिसमें जर्मनी ने इतना सब कुछ खो दिया था उससे बहुत गुस्सा आ गया था। तो फिर 1919 में उसने एक स्मॉल ग्रुप ज्वाइन कर लिया जिसका नाम था जर्मन वर्कर्स पार्टी। बाद में उसे चेंज करके नेशनल सोशलिस्ट जर्मन पार्टी बना दिया था, जो कि हिटलर ने वापस चेंज करके नाजी पार्टी बना दिया था। 1923 में हिटलर ने प्लान किया कि वो बवेरिया पे अटैक करेगा और वहाँ की सारी पावर ले लेगा। पर उसके पास पॉपुलर सपोर्ट नहीं था, इसकी वजह से उसे अरेस्ट कर लिया गया और जेल में डाल दिया गया। अब हिटलर को समझ में आ गया था कि जब तक उसे पॉपुलर सपोर्ट नहीं मिलेगा लोगों से तब तक वो कुछ नहीं कर सकता। तो उसने क्या किया, 1930 से ना उसने सपोर्ट गेन करना शुरू कर दिया। जब ग्रेट डिप्रेशन आया था तो सब लोग डिप्रेस्ड थे कि अब कोई आएगा, तो उन्हें एक मसीहा की ज़रूरत थी। फिर उसने क्या किया कि 1929 में उसने सारे के सारे बिजनेस ठप हो गए थे, सारा का काम लॉस्ट हो गया था सारे लोगों का। मिडिल क्लासेस को धमकियाँ आ रही थी कि उनका भी काम बंद होने वाला है। तो इस सिचुएशन में जो नाजी प्रोपेगेंडा स्ट्रीड हो फॉर द बेटर फ्यूचर। तो फिर नाजीज ने प्रॉमिस किया कि वो अब ना बेटर फ्यूचर लाएंगे जर्मनी के लिए। 1928 में नाजी पार्टी ने 2.6% वोट्स हासिल की थी रिस्टेक में, जिसे हम जर्मन पार्लियामेंट भी बोलते हैं उसमें। 1932 में वो लार्जेस्ट पार्टी विद 37% वोट से जीती थी। वो 37% वोट से जीत गई थी वो 1932 में। दिस इज द पीपल्स हियरिंग हिटलर स्पीच। हिटलर एक पावरफुल स्पीकर था और उसका पैशन था, उसके वर्ड्स से वो लोगों को हिप्नोटाइज कर लेता था। और लोगों को ना उसकी बातें इतनी अच्छी लगती थी कि लोग दूर दूर से उसकी स्पीचेस सुनने आते थे। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, जहाँ तक नजरें जाते हैं वहाँ तक लोग हैं और हिटलर स्पीच दे रहा है, उसकी स्पीच सुनने आए हैं।
सो क्या किया उसने, प्रॉमिस बनाना शुरू कर दिया कि मैं एक स्ट्रॉन्ग नेशन बनाऊंगा, जो इनजस्टिस है उसे, जो इनजस्टिस हुई है वर्सलीज में हमारी ट्रीटी में, उसको भी रिस्टोर कर लूँगा। जर्मन्स की पीपल की जो वो डिग्निटी थी, इज़्ज़त थी, उसे भी वो वापस लेकर आएगा। सो उसने प्रॉमिस किया कि वो एम्प्लॉयमेंट लाएगा, लोगों को काम दिलाएगा, और जो उनका यूथ का फ्यूचर है वो भी अच्छा करेगा, और जो सबकी फॉरेन्स ने उनके साथ किया है उन सबको भी उनका बदला लेगा। सो फिर हिटलर ने एक नई पॉलिटिक्स का स्टाइल उसने ढूंढ लिया था। तो फिर उसने क्या किया, वो चाहता था कि रिचुअल्स के थ्रू, जो हम जैसे कि हमारे धर्म से और हमारी जो पीपल्स हैं उनको उसे अपनी साइड में कर ले, अपने धर्म के नाम पर हमें। और उसने इसलिए ना रैलीज लगाना शुरू कर दिया, पब्लिक मीटिंग ज्वाइन करना शुरू कर दिया। इससे उसके सपोर्टर्स बढ़े, और उसका जो पार्टी का सिंबल था वो था रेड बैनर विद स्वातिका। ये रेड बैनर होता था जिसपे स्वातिका होता था, ये रहा उसका फ्लैग। और जब भी रेड बैनर्स विद दिस स्वातिका होता था, और फिर नाजीज उसे सल्यूट करते थे, और फिर बहुत सारी तालियां बजती थी उसकी स्पीचेस के बाद। और नाजीज की जो पार्टी थी उसे लग रहा था कि हिटलर एक मसीहा की तरह है, जो कि उन्हें इस डिप्रेशन से बचाएगा, बाहर निकालेगा। और इसकी पीपल्स के मन में ऐसी इमेज बस गई थी कि वो एक अच्छा इंसान है, हमारा मसीहा है, हमारी जो खोई हुई इज़्ज़त है उसे वापस लेकर आएगा, हमने जो कुछ सहा है उससे भी हमें वापस दिलाएगा। सो नेक्स्ट टॉपिक है द डिस्ट्रक्शन ऑफ डेमोक्रेसी। तो अब डेमोक्रेसी थी, अब हिटलर आ चुका था, उसे डेमोक्रेसी बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। हालांकि उसने वो पार्टी ज्वाइन कर रही थी, वो सिर्फ नाम के लिए थी। सो फिर ऑन 30 जनवरी 1933 तो क्या हुआ कि जो प्रेसिडेंट हिंडनबर्ग थे वो एक चांसलरशिप ऑफर कर रहे थे। तो फिर हिटलर को उन्होंने कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर हाईएस्ट पोजीशन पे रख लिया हिटलर को। तो अब हिटलर ने क्या किया, हिटलर ने ऐसा कहते हैं कि हिटलर ने आग लगा दी थी कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंट में, जिसमें हिंडनबर्ग मर गए, पर इस बुक में नहीं लिखा है। तो फिर इसने लिखा है कि एक मिस्टीरियस फायर ब्रोक हो में, तो इसकी वजह से जो प्रेसिडेंट हिंडनबर्ग थे उनकी डेथ हो गई थी। तो फिर जो हिटलर था उसने ऐसे अफवाह फैलाई कि किसी हमारे देश के दुश्मन ने हमारी पार्लियामेंट में आग लगा दिया है, जिसकी वजह से वो यहीं हम जर्मनी में है, हमें उसे पकड़ना है। इसलिए उसने क्या लगा दिया, इसलिए उसने कर्फ्यू लगा दिया सारी जगह पे, जिसमें और उनके सिविक राइट थे वो भी सस्पेंड कर दिए। जैसे कि फ्रीडम ऑफ स्पीच, प्रेस, असेंबली डेट हैड बिन गारंटीड बाय द वीमर कॉन्स्टिट्यूशन। जो भी वीमर कॉन्स्टिट्यूशन देता था लोगों को, वो सब उससे सस्पेंड कर दिया। तो फिर और उसने जो उसके सबसे बड़े एनिमीज थे कम्युनिस्ट, उसे अब मौका मिल गया था कि अब वो उन्हें मार सके। तो उसने क्या किया, जो कम्युनिस्ट लोग थे उन्हें कंसंट्रेशन कैंप पे ले गए। ये ऐसे कैंप थे जिसके अंदर रूम्स होते थे, लाइक शावर फेक शावर होते थे वो, और वहाँ से गैस निकलती थी, पॉइजनस गैस, और वो लोगों को मार देती थी। तो ऐसे ही उसने कम्युनिस्ट लोगों को मार दिया। और फिर उसमें से जो आधे थे तो उसने प्रोसिक्यूट कर दिया नाजी ने कंट्री के, कि हमारे कंट्री के दुश्मन है, उन्हें सीधा ही मार दिया उसने। और नेक्स्ट पैरा में दिया है कि ऑन 3 मार्च 1933, और फिर उसके बाद उसने हिटलर ने इनेबलिंग एक्ट को पास कर दिया। इस एक्ट के अंदर, इसी एक्ट की वजह से डिक्टेटरशिप आ गई थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके पास अब हिटलर को ना इनेबलिंग एक्ट पास करने के बाद बहुत सारी पावर मिल गई थी, अब वो एक डिक्टेटर बन गया था। तो अब उसने क्या किया, सारी की सारी पार्टीज़ को बैन कर दिया, एक्सेप्ट नाजी पार्टी को छोड़कर, और सारी पार्टीज़ बैन कर दी। तो अब एक उसका सारा का सारा कंट्रोल हो गया था, इकोनॉमिक पे, मीडिया पे, आर्मी पे, जुडिशरी पे।
और फिर नेक्स्ट पैरा पे दिखाया जाता है कि हमें हमें उसकी सिक्योरिटी फोर्सेस जो उसने अपॉइंट करी थी लोगों को मारने के लिए, तो उसके पास रेगुलर पुलिस तो होती थी जो ग्रीन यूनिफॉर्म में होती थी, उसके अलावा ऐसे होती थी स्टॉर्म ट्रूपर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है। तो स्टॉर्म ट्रूपर्स एक स्पेशल फोर्स का नाम है। सबसे इम्पोर्टेंट थी जेस्टेपो, एक सीक्रेट स्टेट पुलिस थी जो कि अगर कोई भी हिटलर के बारे में गलत बोलता तो उसे वो पकड़ के मार देती। और फिर एसएस थी प्रोटेक्शन स्क्वाड, क्रिमिनल पुलिस, सिक्योरिटी सर्विस। और इसकी वजह से उसे एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशन पावर मिल गई, कॉन्स्टिट्यूशन से भी बाहर की पावर मिल गई उसे। और फिर उसकी वजह से नाजीज़ को अपनी रेपुटेशन बढ़ाई, उसकी रेपुटेशन बन गई थी अब नाजीज़ की कि वो एक बहुत बुरे खतरनाक वाले क्रिमिनल हैं। सो अब जो पीपल्स थे वो जेस्टापो से और उनके टॉर्चर से बहुत परेशान आ गए थे। जेस्टापो उन्हें चैम्बर्स में ले जाती थी कंसंट्रेशन कैंप में, और वहाँ पे उन्हें मार देती थी। और उन्हें कोई लीगल प्रोसीजर भी नहीं करना होता था विदाउट लीगल प्रोसीजर के, कि वो कोई भी कंप्लेन नहीं करते थे, कोई भी एक्शन नहीं लेते थे, सीधा उन्हें पकड़ के कंसंट्रेशन कैंप में भेज दिया जाता था। अब आता है नेक्स्ट टॉपिक, रिकन्स्ट्रक्शन। तो अब जो हिटलर था अब उसने इकोनॉमिक की रिकवरी के लिए एक इकोनॉमिस्ट को बुलाया, हलजमार शचाट। तो उसका एम था कि उसे पूरी की पूरी प्रोडक्शन करानी है और एम्प्लॉयमेंट दिलानी है एक स्टेट फंड वर्क क्रिएशन प्रोग्राम के द्वारा। तो फिर उसने क्या किया था, इस स्टेट फंड वर्क क्रिएशन प्रोग्राम के अंडर उसने एक वॉल्क्सवैगन कार्स की, जैसे हम कार्स की वॉल्क्सवैगन एक बहुत पॉपुलर कार की ब्रांड है, तो उसने उसके लिए एम्प्लॉयमेंट के लिए इसे लॉन्च किया था। और उसने हाईवेज बनाए जिसकी मदद से लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलने लगी और इकोनॉमिक में थोड़ा सुधार आने लग गया। और जो फॉरेन पॉलिसीज़ थी उसने भी हिटलर ने जल्दी से उन पर सक्सेस पा ली थी। उसने ना पुल आउट किया थी लीग ऑफ नेशन। अब लीग ऑफ नेशन था कि कोई भी अब देश जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई थी वो अब दोबारा वॉर नहीं करेगा, और ये सब ने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, पर हिटलर ने मना कर दिया कि नहीं, हमारी मर्ज़ी है, हम इससे पुल आउट करते हैं। और उसने राइनलैंड जो उनका छीन लिया था उसे भी वापस ले लिया और ऑस्ट्रिया और जर्मनी को एक कर दिया 1938 में अंडर द स्लोगन वन पीपल वन एम्पायर एंड वन लीडर। सो फिर अब वो जर्मन स्पीकिंग स्वीडनलैंड में चला गया, जो कि उनसे ले लिया गया था और उसे भी अपने अंडर कर लिया, अपनी कंट्री के अंडर ही कर लिया। अब जो इंग्लैंड था वो उसे बिन बताए से सपोर्ट कर रहा था, एक अनस्पोकन सपोर्ट कर रहा था वो इंग्लैंड को कि उनके साथ बहुत बुरा हुआ है, सिंपैथी दिखा रहा था वो उन्हें। पर फिर उसने क्या किया, उसे उसकी थोड़ी मदद करी थी कि वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए, अपनी इकोनॉमिक क्राइसिस है वो भी जल्दी से उससे बाहर आ जाए। पर अब वो बहुत हार्श हो गया था। अब उसे बस मौका चाहिए था कि कब वो जर्मनी में हमला करे। तो फिर हिटलर यहीं नहीं रुका, उसे हल्जमार ने ये एडवाइस किया कि वो रीआर्मेंट में ज़्यादा इन्वेस्ट ना करे। रीआर्मेंट मतलब कि बंदूकें वगैरह आर्मी में ज़्यादा इन्वेस्ट ना करे, बल्कि अपने लोगों की कंट्री में, अपनी ही कंट्री में इन्वेस्ट करे। तो जो हिटलर था वो नहीं माना और उसने आर्मी में ही पैसे लगा दिए और इकोनॉमिक पे अपने पे पैसे लगाए ही नहीं। तो अब वो कहता था, उसका मानना ये था कि जब हम वॉर करेंगे और दूसरे लैंड्स को जीत लेंगे तो हम वहाँ से रिसोर्सेज ले सकते हैं, वहाँ का पैसा ले सकते हैं, तो फिर हमें अपने ही कंट्री में पैसे लगाने की क्या ज़रूरत है। सो फिर सितंबर 1939 में तो जर्मनी ने क्या किया, पोलैंड पे जाके हमला कर दिया और उसने इंग्लैंड और फ्रांस के साथ भी लड़ाई कर दी। और फिर 1943 में त्रिपार्टी पैक्ट वो साइन बिटवीन जर्मनी, इटली एंड जापान। अब हिटलर ने क्या किया, जर्मनी और इटली और जापान के बीच एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करा लिया कि हम तीनों मिलके ना फिर से अलाइंस पे हमला करेंगे और वहाँ के जीतेंगे। तो फिर मान गए वो लोग और उन्होंने हिटलर को एज अ लीडर चूज़ कर लिया। सो फिर
1940 में हिटलर के पास मतलब कि पूरी चोटी पे खड़ा था वो, उसके पास सारी पावरफुल पावर्स थी। तो अब हिटलर्स को ना अब ना जो वो कब से सोच रहा था अपने एम को कि उसे ना ईस्टर्न यूरोप को कॉन्कर करना है, उसे जीतना है। तो उसे क्या लगा कि अब ना उसके लोगों को ना फूड चाहिए, लिविंग स्पेस चाहिए जर्मन्स के लिए, तो उसे एक और भी ज़्यादा अपना लैंड को एक्सपेंड करना होगा। तो उससे क्या किया, सोवियत यूनियन पे जून 1941 पे अटैक कर दिया। तो अब ये था हिस्टोरिक ब्लंडर। तो हिटलर ने क्या किया कि वेस्ट साइड से तो ब्रिटिश आ गए थे जो कि एरियल बॉम्बिंग कर रहे थे, हवा से बॉम्ब डाल रहे थे जर्मनी पे। और इस साइड से जो सोवियत आर्मीज थी वो लड़ रही थी हिटलर से। तो जो सोवियत रेड आर्मी थी उसने ना बहुत बुरा हराया जर्मनी को, जिसकी वजह से उसे भागना पड़ा। पर जब से वो वापस आए तो उन्होंने देखा कि उनका जर्मनी पूरा तबाह हो चुका है। तो फिर अब जो यूएसए था वो अभी तक वॉर में इन्वॉल्व नहीं हुआ था, क्योंकि जब वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में एंटर हुआ था तब जर्मनी का बहुत बुरी हारी थी और उसे बहुत बड़ा सफ़र करना पड़ा था। तो यूएसए दोबारा नहीं चाहता था कि वो ऐसा कुछ हो, और वैसे भी उसमें इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा चल रही थी। तो फिर अब वो बहुत ज़्यादा दूर नहीं रहा था, अब वो दूर नहीं रह सकता था वॉर से। तो जापान ने क्या किया, अपनी पावर बढ़ाने के लिए उसके पर्ल हार्बर पे जाके अटैक कर दिया, बॉम्ब डाल दिया वहाँ पे। तो अब यूएसए को बहुत गुस्सा आ गया। तो उसने क्या किया, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में और हिरोशिमा और नागासाकी पे उसने बॉम्ब डाल दिया। अब इसी के साथ हिटलर की डिफीट हो जाती है, हार जाता है हिटलर, और यूएसए जापान पे हिरोशिमा पे बॉम्ब डाल देता है, जिसकी वजह से वो जीत जाते हैं। ये वाला टॉपिक हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कर दें ताकि आपको हमारे अपडेट मिलते रहें।